अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल है और जैसे जैसे 31 तारीख करीब आ रही है, बल्कि अब कह लीजिए कि बिल्कुल वक्त आन पहुंचा है, जो डेडलाइन है और इनखला की बात है। गो के तालिबान अब भी ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि 31 अगस्त के बाद भी बहुत सारे मुल्क के लोगों को वो इनखला की इजाज़त देंगे और उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन वो ये भी वाज़े कर रहे हैं कि फिर 31 तारीख के बाद यकीनन जो अमेरिका ने वादा किया था वो किसी किस्म का कोई हमला, कोई कार्रवाई, कोई मामला उस तरह से नहीं रहेगा। अमेरिकी फ़ौज के लिए इनखला का वक्त वही है जो 31 तारीख की डेडलाइन है और उसी के बाद बहुत सारी चीज़ें यकीनन वाज़ेह भी होंगी। इस हवाले से पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि बहुत बातचीत हो रही है, तमाम तर नज़रें मरकूज़ हैं कि अफ़गानिस्तान किस सिमत में उसके हालात जाते हैं। ओवर द वीकेंड हमने देखा कि काबुल एयरपोर्ट पर जो ब्लास्ट हुए, एक तो हमला था, उसके बाद एक ब्लास्ट जो है वो ईगल बेस को तबाह करने के लिए अमेरिकी फ़ौजियों ने ख़ुद किया। फिर कल की खबर थी कि एक ख़ुदकुश हमलावर का हमला नाकाम बनाया गया, तो वहाँ पर अब दाइश और बाकी दीगर जो मामलात हैं वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। तालिबान पेट्रोलिंग कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि कोई और अनासिर बीच में शामिल ना हो, दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ ना हो, पर यह किस हद तक मुमकिन हो पाएगा ये यकीनन आने वाला वक्त बताएगा। आज जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि GHQ में 3 पार्लिमानी कमेटियों को एक अहम ब्रीफिंग दी गई, जो कि एक तवील वक्त तक जारी रही, और उसमें यकीनन जो भी सूरत हाल है, उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है और क्या मामलात हैं, उनके हवाले से इन पार्लिमानी कमेटियों के रहनुमाओं को आगाह किया गया। इससे पहले भी एक ब्रीफिंग थी जो DGISI ने पार्लिमानी पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं को, जिनमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे, उनको दी थी। लेकिन अब इसके साथ साथ तमाम पार्लियामेंटेरियंस को भी एतमाद में लेने की बात है। लेकिन एक मुतालबा ये भी है कि ये ब्रीफिंग GHQ में नहीं बल्कि पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी। और जब पार्लियामेंट में इस ब्रीफिंग की बात कर रहे हैं तो एक तरफ हम देखते हैं कि कल ही जो अपोजिशन की जमातें हैं PDM के तहत, वो कराची में इकट्ठे होते हैं, अपना पावर शो करते हैं और उसके बाद उनके जो बयानात हैं वो वाज़े तौर पर सामने आते हैं, जिसमें लॉन्ग मार्च के ऑप्शंस हैं, जिसमें हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर तहरीक चलाने की बात है, आवाम को ये कॉल देना कि वो बाहर निकल आएँ, ये तमाम तर बातें। और ऐसे में एक बड़े मसले पर सबका इकट्ठा होना, ये एक बड़ा सवाल है। और यकीनन हमारा इशू आज के प्रोग्राम में जो इस वक्त अपोजिशन PDM के तहत जो अपोजिशन की जमातें मुख्तलिफ ऐलानात कर रही हैं, मैं चाहूँगा कि हम उन पर भी बात करें और साथ साथ जो इस वक्त अफ़गानिस्तान का मसला है उस पर हम पहले बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। आमिर इलियास राना साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। गैर वाज़ेह सूरत हाल है इस वक्त अफ़गानिस्तान में और मुस्तकबिल क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। कैसे देख रहे हैं आप जिस तरह से ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं? अब भी किस तरह की हुकूमत बनेगी, कौन किसको शामिल साथ किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, फिर कौन तस्लीम करेगा, नहीं करेगा, कौन से ममालिक, ये तमाम तर चीज़ें हैं, बहुत इबहम है, क्लैरिटी नहीं है, किस सिमत में जा रही है सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहला इशू तो अभी जो काबुल एयरपोर्ट पे जो कुछ हुआ, उसने वक्ती तौर पे एक सूरत हाल बदल के रख दी और एक गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा हो गई है कि क्या ये ड्रोन्स का किस्सा, ये एक ट्रेडिशन जाने से पहले अमेरिका ने खोल दी है, बाद में भी ये ड्रोन इनके मारते रहेंगे क्योंकि ड्रोन जो है वो यहीं कतर वगैरह से उड़ा रहे हैं वो अगर ये किस्सा चलता है तो तालिबान की रिस्पॉन्स क्या होगी, क्योंकि ये उनकी आप कह लीजिए कि एक सॉवरेनिटी की वायलेशन है और वो उस पर रिएक्ट भी कर सकते हैं। हुकूमत अभी तक बनी नहीं, जिसके बनने के लिए वो पाकिस्तान से भी गालिबन मदद मांग रहे हैं तालिबान के कंसेंसस डेवलप कराने में कुछ मदद करें। तो वो पता नहीं पाकिस्तान की, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कैपेसिटी है, क्योंकि तालिबान के साथ तो कुछ हमारी रही है एंगेजमेंट वगैरह, लेकिन दूसरे जितने भी ग्रोह हैं वो हमें हमेशा शक व शुबे से देखते रहे, या कम से कम आप कह लीजिए कि वो भारत के क्रिएटेड एक माइंडसेट के तहत चलते रहे हैं। तो वो एक इशू है, गवर्नमेंट ना बने तो या इसमें देर लगे तो अफगानिस्तान में क्राइसिस पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि रेट किसकी रेट होगी पूरे मुल्क के ऊपर। और फिर आप देख लीजिए कि अभी तक वो पंजशीर वाला मसला भी हल नहीं हुआ। अब यहाँ पे पाकिस्तान के लिए कुछ अपने इश्यूज हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान दुनिया को कायल करने की कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान को इस वक्त तनहा ना छोड़ा जाए, इनको इस वक्त पुश किया जाए कि ये कंसेंसस गवर्नमेंट बना लें
और फिर इनके ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज जो हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, वरना अफगानिस्तान में बहुत बड़ी तबाही मचेगी। ये वाज़ेह है, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि दवाइयों की शदीद किल्लत है, ख़ासतौर पर शुमाली इलाकों में, और उसके साथ साथ खुराक की भी किल्लत है। लिहाजा ये 7 दिन के बाद क्राइसिस ज़्यादा सीरियस हो सकती हैं। पाकिस्तान ये सारा फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन इस प्रोसेस में पाकिस्तान के अपने शुकूक व शुबहात जो कि टीटीपी से रिलेटेड थे वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर रिट नहीं होती तो वहां से तो अभी ये आपने देखा अटैक पिछले चंद दिनों में 2 दफा हो चुका है, वहां से अटैक 2 या 3 दफा, तो वो हमारे लिए बड़ी तशवीश की बात है। लेकिन उस पर तो सर तालिबान बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं, वो कहते हैं टीटीपी पाकिस्तान का मसला है, हमारा मसला नहीं है। कल बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट दे दी। नहीं, उन्होंने एक चीज तो उनकी है, मसला ये है कि उसको परमानेंट बेसिस पे हल करना पाकिस्तान का मसला है, लेकिन ये तो वाज़ेह है कि वो अपने सरजमीन से टीटीपी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म करे, क्योंकि ये तो एक गारंटी है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत उन्होंने तय किया हुआ है, तो इससे तो वो फिर नहीं सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो एक कैंपेन जो दुनिया में चली है, जिसमें आपने देखा कि आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी 1-2 जगह पे वजाहतें पेश की, वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम डालना कि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, पाकिस्तान दोगलापन करता रहा, पाकिस्तान ने तालिबान का साथ दिया, अब पाकिस्तान तालिबान की हुकूमत कायम करके तबाही मचा देगा, ये होगा वो होगा। फिर न्यूक्लियर वेपन्स का इशू कि जनाब अगर तालिबानाइजेशन हो जाती है पाकिस्तान की तो न्यूक्लियर वेपन्स की बड़ी परेशानी होगी। ये वो सारी चीज़ें चैलेंजेस हैं जो आज पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग वगैरह करके तो उनको वजाहत दी गई है कि पाकिस्तान का इस इशू से ऐसे ताल्लुक नहीं है जिस तरह दुनिया बता रही है, लिहाजा पार्लियामेंट को भी कोई स्टांस लेना चाहिए इसके ऊपर। राइट जी सर, जल्द सा पॉइंट आ गया आपका, मैं ज़रा आगे बढ़ना चाहूँगा। मोहसिन बेग साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त जो चीज़ें जनरल साहब ने भी जिस तरह से बताई, बहुत कुछ है, बहुत अनसर्टनिटी है, हालात इतना आसान नहीं होगा तालिबान के लिए कंट्रोल करना, बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, और क्या पाकिस्तान को जो बात कही जा रही है, पाकिस्तान कोई रोल प्ले कर सकता है या कर पाएगा? बहुत शुक्रिया अरसलान। बेसिकली पाकिस्तान का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है अफगानिस्तान की ये जो गवर्नमेंट बननी है, अब स्टेबल अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जहाँ तक गवर्नमेंट वहाँ पे बनना, वो इतनी जल्दी तो सेटलमेंट नहीं होगी, इसको टाइम लगेगा तालिबान को ओवरऑल कंट्रोल करने में, हुकूमत बनाने में। जहाँ तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ से कोई अटैक या कोई टीटीपी या कोई और ग्रुप ऐसा ना हो, तो उसमें भी मेरे ख्याल में तालिबान को टाइम लगेगा कंट्रोल करने में। हम पे अटैक्स आएंगे और हमारे लिए बहुत ही केयरफुल तरीके से चलना ज़रूरी है। ये अच्छी ब्रीफिंग आज इन्होंने दी है, मैं समझता हूँ कि ऐसी ब्रीफिंग्स का इनकाद होता रहना चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिटिशियंस को लूप में लेना बड़ा ज़रूरी है। और जो हमारी इंटरनेशनल पोजीशन है वो बड़ी क्लियर है। पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि सही सिमत में, डायरेक्शन में जा रहा है। दुनिया को ये बताना ज़रूरी है कि अगर आप इस स्टेज पे इनको लूज छोड़ेंगे तो वो नेचुरली खाली, क्योंकि हमें तो जो डैमेज होना है वो तो अल्लाह करे ना हो, लेकिन उसमें बाकी दुनिया भी इतनी पुरसुकून या नेबरिंग या इस रीजन में सुकून नहीं रहेगा। लिहाजा उनको इस वक्त हुकूमत बनाने में, उनको ह्यूमैनिटेरियन एड देने में, उनके रेफ्यूजीज को सेटल करने में, उनको रिकॉग्नाइज करने में पूरी दुनिया की मदद चाहिए। और वहाँ पे जब तक ये हुकूमत और सेटलमेंट और उनका कंट्रोल नहीं होता, वहाँ पे हालात ख़राब रहेंगे। और अगर ये ज़्यादा देर लगी तो हालात जो है मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ख़राब होंगे अफगानिस्तान में, और नेचुरली उसका इम्पैक्ट जो है नेबरिंग कंट्रीज़ में और सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में पड़ सकता है। तो हमें तो अपनी भी फिक्र है और हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो सेटलमेंट जितनी जल्दी हो सकती है हो। उसमें अगर हम रोल प्ले कर रहे हैं तो दुनिया को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, बजाय इसके कि आप दूर बैठ के और ड्रोन्स अटैक करके, और उनको एक नेगेटिव, उनको चांस ज़रूर तालिबान को मिलना चाहिए और इस स्टेज में मैं समझता हूँ उनकी हेल्प करके एक स्टेबल अफगानिस्तान की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल सही। आमिर इलियास राना साहब, ये जो इस वक्त बहुत सारी चीज़ें कि हुकूमती ढांचा क्या होगा, साथ किसी को मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे तालिबान, आप समझते हैं ये अभी ये डिलेड है मामला, या ये ऑन पर्पस सिर्फ और सिर्फ तालिबान 31 तारीख जो डेडलाइन है उसका इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने अपना होमवर्क किया होगा और उसके बाद सारी चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएंगी? कैसे देखते हैं आप?
अरे भाई, इस होमवर्क के किए हुए के डसे तो 3 साल से हम चल रहे हैं। 200 एक्सपर्ट्स लेके जो हुकूमत आई थी वो अब कह रही है हम ऑन जॉब ट्रेनिंग पे हैं। तो लिहाजा तालिबान से आप कैसे इतनी बड़ी तवक्को कर सकते हैं कि वो उन्होंने तैयारी की हुई होगी। मसला हम जिस तरह तालिबान को डिस्कस कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान सबसे ज्यादा घेरे में आया हुआ है, फंसे हुए हम। आप ये देखेंगे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जिसको हम तालिबान के लिए गिन रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा बड़ा है। यहाँ गंदम, चीनी यानी गन्ना पैदा होता है, सब कुछ होता है और हम इंपोर्ट करें। जब अफगानिस्तान में नहीं होगी ये चीजें, जो क्राइसिस बनता हुआ नजर आ रहा है, तो वो कहां से जाएंगे? वो पाकिस्तान से स्मगल होगी। यहाँ पे माशाल्लाह बड़े बड़े फनकार लोग हैं जो यहाँ पे रोटी नहीं देंगे, वहां पहुंचाएंगे, तो पैसा वहां पे आना है। ये बेशक हम फेंसिंग की बात करते रहे, लेकिन इन्हीं बॉर्डर से जो अफगानिस्तान का माल आता है वो कस्टम के बगैर जाता है और वो यहीं पाकिस्तान की मार्केटों में भी बेपनाह बिक रहा है। ये सबको पता है कि ये इशू है। तो हमें जहां हम सारी दुनिया को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान को सबसे पहले अपने लोगों की खुराक की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। अद्वियात यहाँ से गायब होनी है, सब की सब वहां पहुंचे। हमें और आप सबको जब हम डिस्कस करते हैं कि जी तालिबान ने तैयारी की हुई है, अमेरिका ने की हुई है, सबसे पहले हमें अपने पाकिस्तान को देखना है। फिर हम जो PIA के जरिए या जिस तरीके से भी कर रहे हैं, पहले हम एब्सोल्युटली नॉट कहते रहे और अब हमने वो मजाक बन गया, मीम बन गई है कि जी देखें अब तो हमने अड्डे तो क्या देने थे, होटल्स में ठहरा दिया उन सबको। सीरियस नोट ये है राना साहब, ये बताइएगा जब 9/11 के बाद जब अमेरिका ने हमला किया। अरसलान साहब एक सेकंड, मुझे बात पूरी होने दें। जब पार्लियामेंटेरियंस अफगानिस्तान पे बहस कर रहे हैं, सब कुछ है, जो सब बाहर की दुनिया की बात हो रही है, यहाँ असल ह्यूमन सफरिंग पाकिस्तान में पैदा होनी है। 35 लाख लोगों को हम पहले से चला रहे हैं, वो सारे पाकिस्तान की जगह पे लोगों के रोजगार को कमा रहे हैं। हमने बहुत इस्लामी भाईचारा कर लिया, सब कुछ कर लिया है। हमारी हुकूमत को, अपोजिशन को, सबको इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि भाई आप अपने लोगों के लिए तो पहले पूरी कर लो। वो तालिबान के लिए तो सारी दुनिया लड़ रही है। वो उन्होंने अमेरिका के साथ एक मुआहदा खुद भी किया है, खुफिया मुआहदा किया है। खुद वजीर जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो कहते हैं जी वो उसमें तो हम थे ही नहीं, वो दोनों ने बैठ के अमेरिका और तालिबान ने कर लिया। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हम UN के भी जहाज पहुंचा रहे हैं वहां पे, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जिस तरह हम अपना बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं, इस तरह हमें अपनी हम जो लोग हैं यहाँ पे उनके लिए सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी को करना चाहिए। फिर हम दुनिया के साथ जितने हम बड़े खुश हो रहे हैं, फलाना वजीर खारजे का फोन आ गया, फलाने का फोन आ गया, भाई वो अपने लोगों को ले जाने के लिए फोन कर रहे हैं ना। तो पहले भी 1988 में भी हमें ये दगा दे के भाग चुके हुए हैं। हम जाके फंस गए और बाद में सारी यहाँ पे क्लाशनकोव कल्चर और वो सारा कुछ वो हमारे गले आज तक पड़ा हुआ। असल बात यह है कि हमारे पॉलिसी साजों को, सियासतदानों को, सबको मिल बैठ के यहाँ के लोगों की और तालिबान जितनी बात मान लेते हैं आपकी, उनके साथ वहां पे देखें। TTP की बात आपकी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने चिट्टा धो के इनकार किया कल। उन्होंने कहा जी वो आप जाने, पाकिस्तान जाने, जिसका भी इशू है, हम अपनी फाइल बिल्कुल ठीक है नहीं होने देंगे। लेकिन वो कह देंगे जी हमें तो पता नहीं है, छुप के करके फलाना भी अमेरिका 20 साल यही कुछ करता रहा। हमें मजबूत बुनियादों पे बात करनी पड़ेगी, फिर ही हमारा कहीं से कोई रास्ता बने। राइटली सेड। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जनरल साहब, मैं ये जो अभी अमरीकी फ़ौजियों को और ये होटलों का मामला है, जिस हद तक ये चल रहा है, और अभी राना साहब ने भी जिस तरफ इशारा किया, एब्सोल्युटली नॉट, ये क्या मामला हुआ और ये कब अचानक से ट्रांजिट वीज़ा और 1 महीने का वक्त और अपने लोगों को होटल में रुकने की इजाज़त नहीं और इनको रुकवाया जाएगा, ये क्या है? इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। कल PDM के लोगों ने भी की, मौलाना साहब ने भी बड़े हद तक की। कैसे देखते हैं इसे आप? भी हैं ये माहिर हैं डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के, मुल्क के अंदर मुनाफरत पैदा करनी, इंतशार पैदा करना, फसाद पैदा करना, जो रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में ख़ास तौर पे कहा कि कत्ल से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है ये फसाद पैदा करना। लेकिन ये मौलवी हज़रात सबसे पहले यही काम करते हैं। असल किस्सा ये है कि अमेरिका ने भी, बरतानिया ने, यूनाइटेड नेशन ने, सब ने रिक्वेस्ट की कि वहाँ से लोगों को उठा के डायरेक्ट अपने मुल्कों में ले जाने के। कहीं से 18 घंटे की फ़्लाइट है, काबुल से किसी की फ़्लाइट जो है वो 12 घंटे की है। नतीजा ये है कि उनको 31 तारीख तक सबको निकालना मुश्किल है।
तो इनको वहां से लाके अगर हम डंप करें तो यहाँ से इस्लामाबाद से फ्लाइटें चलती रहें, अगर वो 31 के बाद भी 2-4 दिन चलानी पड़ती हैं तो चलाएं, तो यहाँ से इवैक्यूएशन हो जाए। यहाँ से फ्लाइट जो है वो 1.5 घंटे में जाती है, 1.5 घंटे वहां घंटा 1.5 लगे तो 5-1 घंटे में आपका रिटर्न जर्नी हो जाता है, लोगों को उठा के ले आते हैं। सो वही जहाज आपके 4-6 फेरे कर लेते हैं। तो नतीजा ये कि पाकिस्तान ने एक ट्रांजिट फैसिलिटी दी है, बेशुमार लोग फौजी वहाँ एयरपोर्ट पे ही रहे हैं, बाहर नहीं आए। कुछ जो दूसरे तबका है, जो सिविलियन वगैरह, वो जाके होटलों में ठहरे हैं। कल तक 9000 लोग हमारे यहाँ आ चुके थे, जिनमें से 8200 वापस जा चुके हैं। 800 के करीब मेरा ख्याल है कल रात से आज इस वक्त तक चले गए होंगे। एक्सपेक्टेड है कि 3000 के करीब लोग, गालिबन 3 से 4000 तक लोग और आएंगे अगले 48 घंटों में, और इनको भी साथ साथ डिस्पैच कर दिया जाएगा। ना यहाँ पे कोई रह रहा है, होटलों में रहने सहने का सिर्फ इसलिए किया गया कि अगर किसी की फ्लाइट फौरी तौर पे नहीं मिलती, उसको रात रहना पड़ता है, तो लिमिटेड वक्त के विजे हैं, ये उनको आगे जाने के लिए आसानी रहे। उसके अलावा और कोई किस्सा नहीं। फौजी ज्यादातर वहां पे रखे गए हैं एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट से ही उनको डिस्पैच किया गया अगली फ्लाइट्स के ऊपर, उनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट वहां आए रहे। तो मेरा ख्याल है ऐसे ही बिला वजह हमें ये सिर्फ चूंकि दिल करता है तनकीद करनी है, तो उसमें आके हम बड़ी बड़ी फजूल बातें कर जाते हैं जो बिला वजह गलतफहमियां मुल्क में फैलती हैं। ये गलत है। ये सिर्फ ट्रांजिट फैसिलिटी थी, इससे आगे कुछ नहीं था। और ये ट्रांजिट फैसिलिटी देना इज फाइन। ये फैसला अचानक हुआ, आप समझते हैं कि ये ठीक फैसला है? इससे अब क्या फिर दुनिया मुतरफ हो जाएगी आपकी इस फैसिलिटेशन की, या अब भी ये थैंकलेस जॉब है जो आप करते रहेंगे जिस तरह से आप करते आ रहे हैं? देखिए, ना भी मुतरफ हो, एक मसले का हल आपने निकाल के अगर दे दिया, उसमें दुनिया की मदद कर दी, आपकी होटल इंडस्ट्री ने कुछ 4 पैसे कमा लिए होंगे, आपकी एयरलाइन ने पैसे कुछ कमा लिए होंगे, आपके यहाँ पे कुछ फॉरेन एक्सचेंज खर्च किया होगा लोगों ने, और वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए 8-7 दिन में अगर ये सारी क्राइसिस निबट जाती हैं, तो इसमें बुराई क्या है? तो आपने इस सारे खेल में देखना था कि अगर हम दुनिया की मदद कर रहे हैं तो अपना तो नहीं कोई नुकसान कर रहे हैं। तो अगर आपका अपना नुकसान इसमें नहीं, कुछ फायदा ही है, तो बस ठीक है, फिर तो कोई इसमें गलत काम नहीं है। ठीक है, फिर इसमें कोई गलत काम नहीं है। आप बेग साहब इस सारे मामले को कैसे देखेंगे? क्योंकि ये एक बड़ा मामला चल रहा है, तनकीद हो रही है, और फिर इसको रिलेट किया जाता है जो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात थी इमरान खान साहब की, क्योंकि बड़ी तारीफ इस पे हुई और बड़ा पीटीआई के मीडिया सेल्स ने बड़ा उछाला कि जी क्या बात कर दी, और आज फिर दूसरी साइड से ट्रोलिंग हो रही है कि जी ये एब्सोल्युटली नॉट का क्या मतलब था कि अगर आप उन्हें होटलों में क़याम दे रहे हैं। वैसे तो असलान की नॉट जो है वो तो गैर मुनासिब सी बात आप ये है, डिप्लोमेटिक लेवल आप गुफ्तगू नहीं कर, और उसका इम्पैक्ट गलत ही पड़ना पड़ा है। और इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी आज पोजीशन है पाकिस्तान की, वो आज से पहले कभी नहीं हुई। हमने, खान साहब ने, गवर्नमेंट ने बहुत से कंट्रीज को नाराज किया डिप्लोमेटिकली। आप बहुत ही बात गुफ्तगू करते हैं। अब जहां बात आ रही है कि उनको ट्रांजिट वीजे, मैं समझता हूं कि दुनिया में, क्योंकि अफगानिस्तान के इस वक्त गैर मामूली हालात है, और किसी भी मुल्क में ऐसे हालात हो तो नेबरिंग कंट्रीज का, क्योंकि आप इसी दुनिया में रहते हैं, आपको आपका फर्ज भी है एज ए नेबर, और आप वैसे भी ऐसे हालात में जो भी मदद इमदाद है वो करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं। जनरल साहब ने ठीक कहा, जितने लोग आ रहे हैं ठीक है, कुछ दिन होटल्स की सिक्योरिटी बढ़ाई है इस्लामाबाद में, पिंडी में भी इन्होंने हाईवे के ऊपर भी फैसिलिटेशन मार्किस के अंदर की है। तो ये टेम्परेरी है, कोई रहने नहीं आ रहा, कोई तोपे और गन्ने और मजाक नहीं आ रहा, वो बेचारे एक मसाइल में हैं, उनको फैसिलिटेट करने में कोई हर्ज नहीं है। और ये इंटरनेशनली आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, और वी आर ए रिस्पॉन्सिबल नेशन। इसको अगर गवर्नमेंट पे तनकीद करना चाहे तो मैं समझता हूँ इस हालात में मुनासिब। ये तनकीद गवर्नमेंट पे करने में कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन उसकी कोई वजह भी होनी चाहिए। तो ऐसे हालात में पीडीएम ने जो कल का अपोजिशन लीडर्स ने कहा, मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं, ये गैर मामूली हालात है, इसमें ये करना था। गैर मामूली हालात हैं, इसमें आपने ये करना था। तनकीद ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पर इस मामले में नहीं करनी चाहिए। मैं राना साहब आपसे जानना चाहूँगा, सर ये जो मामला है 3 पार्लिमानी कमेटियों की जीएचक्यू में ब्रीफिंग का, फिर पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में लेने का,
इस पर बड़ा वाज़े मौक़िफ़ आया कि जी ये तो मामला पार्लियामान में होना चाहिए था, YGHQ। तो अभी जिस तरह बात ये हो रही थी कि बिला वजह तनकीद, तो क्या ऐसा है कि हम हर मामले पर ही तनकीद बराए तनकीद ही करना चाहते हैं, किसी तरह खुश नहीं होते हैं? अगर ना एतमाद में लिया जाए तब भी तनकीद करते हैं, लिया जाए तो GH क्यों है, पार्लियामान क्यों नहीं है, पार्लियामान हो तो ऐसे क्यों है, वैसे क्यों नहीं है? तो ये कि ट्रेंड बन गया बस सिर्फ तनकीद करना। बस आपने बात खुद ही कर दी, सवाल का जवाब भी दे दिया। GHQ किसका है? हमारा और आपका ही है ना, किसी और मुल्क का तो नहीं है। पार्लियामेंटेरियन किसके हैं? हमारे हैं। उन्होंने दावत कबूल किया है, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। पार्लियामेंट में आर्मी चीफ DGI ने आगे ब्रीफिंग दी थी, 8 घंटे वो बैठे रहे। तो पार्लियामेंट में के अगर अरकान वहां चले गए तो इसमें कौन सा ऐसा मुजायका है? उस पर वो तो फिर वो है आटा गूंथते हुए हिलती क्यों है कि भाई क्यों भाई यहाँ पे नहीं वहां पे चले जाए, तो यहाँ क्यों नहीं, हमें नहीं बुलाया, वज़ीर आज़म नहीं आए। ठीक है, ये हमारा एक कौमी वतीरा है, लेकिन इशू ये है कि कुछ चीजों के ऊपर आपकी ब्रीफिंग बनती थी। आपको जब अमरीकी डिप्लोमेटिक चैनल से रिक्वेस्ट आई, और ये सिंपल ये नहीं है कि 3000 या 5000 है, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 50,000 लोग जाएंगे। इसमें वो अफगानी सारे शामिल हैं जिनको अमेरिका और नेटो के ममालिक अपने मुल्कों में ले जाकर बसाना चाहते। वो अमेरिकन ने रिक्वेस्ट की, थ्रू फॉरेन ऑफिस आई, उसको हमारे यहाँ सब लोगों ने जांचा परखा और उसके बाद इजाजत दी। 4-5 एयरपोर्ट्स यूज होंगे, ये आते जाएंगे, आ रहे हैं मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे। और अमेरिका में ज्यादातर ये अफगानी जाएंगे जिनके पेपर, वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट और इमिग्रेशन वीजा, वो उनको देंगे। प्रोसेस में टाइम लगना है, उसके लिए इन्होंने लिया, वो ठीक है, अर्जेंसी भी है, सब कुछ है। पाकिस्तान ने ये ओके किया है, तो अच्छी बात थी। या तो फॉरेन ऑफिस खुद प्रेस रिलीज इशू करता, पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाता, जैसे सारे डिमांड कर रहे हैं। वो गलत बात नहीं है कि मुश्तरका इजलास बुलाएं। एक ऐसी हिकमत अमली आई है कि उसमें आप एक पॉलिसी बयान दे देते हैं, बात कर देते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें सिर्फ टिकर्स और ट्विटर के ऊपर चला के बताते हैं कि जी सारी दुनिया को पता चल गया। ऐसा नहीं होता। फिर इदारों के जरिए आप बने, तो फिर इदारों को आप रिडंडेंट कैसे करते हैं? इमरान खान साहब बड़ा नवाज शरीफ पे तनकीद किया करते थे, अब वो सारी तनकीद उनके ऊपर आ रही है कि वो भी असेंबली को कुछ नहीं समझते, पार्लियामेंट को नहीं समझते हैं। अगर ये बयान दे देते, बता देते, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने बिल्कुल किया है, रिक्वेस्ट किया है और हमने उस रिक्वेस्ट को माना है। मानने में बेग साहब ने भी बात ठीक की, जनरल साहब ने भी किया है कि वो ठीक बात है, लेकिन तरीकाकार आप अपनाएं। बता दें कि जी जो अफगान शहरी खुद अपना मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं, जो अमेरिकन और नेटो अफवाज के साथ एसोसिएट थे, मुतरजम थे, उनकी फैमिलीज हैं, उनको वो ले जाना चाहते हैं, एहसान का बदला उतारना चाह रहे हैं और वो लेके जाएंगे। तालिबान ने उस पर गमो गुस्से का भी इजहार किया, लेकिन वो बयान की असर था और वो लेके जा रहे हैं, मुसलसल जा रहे हैं और अब आगे भी लेके जाएंगे। हम उसके लिए प्लान कर रहे हैं, हमने अपनी इंतजामिया को बेशक रोक दिया। अच्छा राना साहब, जरा एक इस पे चीज वजाहत कर दें, एक चीज वाजे कर दें। आपने कहा कि जो उनके साथ काम करते रहे उनको लेके जा रहे। तालिबान ने जो अपनी रिजर्वेशन शो की थी, उन्होंने कहा था हुनरमंद अफराद को ना निकालें। अब ये हुनरमंद लोगों को सिर्फ लेके जा रहे हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि बहुत सारे रो रहे हैं, उनके साथ धोखा हो गया कि हमने 20 साल सर्व किया लेकिन हमें कोई यहाँ से साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं है। तो वो हैंड पिक कर रहे हैं अपनी मर्जी के लोगों को जिनको लेके जा रहे हैं। ये सबके साथ इतना अच्छा बर्ताव है कि उनको वो इमिग्रेशन दे के किसी को बरतानिया, किसी को अमेरिका ले जाएंगे ये लोग। होता है, देखें एक सिंपल सी बात है, जिनको वो ठीक समझेंगे अपने लिए वो ले जाएंगे। तो एक ट्रक ड्राइवर तो पाकिस्तानी की भी इतला आई थी सोशल मीडिया पे कि वो भी अमेरिका पहुंच गया। वो काबुल एयरपोर्ट के नजदीक था और धक्के चढ़े हैं लोग और वो भी जहाज में बैठ गया। 3 दिन बाद उसने कॉल किया। तो वहां पे पिक एंड चूज है या कुछ भी है, एक अफरा तफरी का आलम है। अब एक सिस्टम उन्होंने बनाया एंड पे, पिछले वीक में उन्होंने पाकिस्तान से बात की, सब लोगों को जिनको वो ले जाना चाहते हैं, वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते वो यहाँ वेट करेंगे, हम उनके पेपर्स बनाएंगे, अमेरिकन कॉन्सुलेट होगा, यूके का होगा। असल इशू ये था कि जब ये सारे ह्यूमैनिटेरियन मदद मांग रहे हैं, पाकिस्तान ऑब्लिगेशंस में आया हुआ और पूरी कर रहा है, तो कोई यूके से नहीं पूछता भाई आप हमारी रेड लिस्ट के ऊपर रखा हुआ है, यूरोपीय यूनियन से नहीं पूछते आपने PIA को रेड लिस्ट पे रखा हुआ है। भाई आप सबकी तमाम इंसानी कदरें हम मानेंगे, हमारे बतौर मुल्क भी आपके ऊपर हक नहीं है कि जब आपकी जरूरतें हो तो पाकिस्तान हो जी हमारी तो बड़ी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, हम पूरी करें। हमारे मुंह में जुबान नहीं है। यही काम जनरल मुशर्रफ ने तो गलत किया था कि अमेरिकन ने जब वो उसने बुक भी लिख दी कि जी 7 मुतालबात किए थे, उन्होंने सोचा था 2, 3, 4 मान लेगा, वो 7 मान गए। अब फिर हम यही काम करने जा रहे हैं। गलत है। हमारी हुकूमत को बात करनी चाहिए खुल के कि आप हमसे तमाम फैसिलिटीज लेना चाह रहे हैं, बदले में हमें क्या दे रहे हैं? हमें गंदा कर रहे हैं। रेड लिस्ट में फिर एक्सटेंड कर दिया, डाटे को सारे को उन्होंने कह दिया कि ये बिल्कुल जाली डाटा है। ये कोई बात नहीं है, गलत बात है। यूके के साथ हमारी खुल के इस पे बात होनी चाहिए कि आप सबको हम फैसिलिटेट करें, पूरी यूरोपीय यूनियन को करें, वर्ल्ड को करें। सारे हमें शुक्रिया के फोन कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, अमेरिका, यूके सब, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो सारे चुप हो जाते हैं।
बिल्कुल सही, पाकिस्तान की बात पे सब चुप हो जाते हैं। इस वक्त खुराक की किल्लत की बात हुई थी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी पाकिस्तान से मदद मांग ली और इतलात ये हैं कि अब पाकिस्तान के थ्रू ही वहाँ पर खुराक की सप्लाई जो है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यकीनी बनाएगा और एक बड़ा मसला वहाँ पर खुराक की किल्लत, अद्वियात की किल्लत का आने वाले दिनों में आ सकता है। फिर ज़ाहिर है मईशत की सूरत हाल, पैसे, सरकारी इदारों को चलाना, लोगों की तनख्वाहें, बेतहाशा मसाइल हैं, हुकूमत की फॉर्मेशन। सो वक्त बताएगा कि किस हद तक इस पर अमल ठीक तरीके से हो जाता है या ये बात मसाइल की तरफ जाती है। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूँगा, ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे PDM जो कि एक तवील पॉज के बाद, एक ब्रेक के बाद दोबारा से लाइव हुई है, किस हद तक हो पाई है और किस हद तक हो पाएगी आने वाले दिनों में। मैं चाहूँगा इस पर मेहमानों की राय लूँ, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। जल साहब, कैसे देखते हैं आप, इस्टेब्लिशमेंट ने किसी को इतना सपोर्ट नहीं किया जितना मौजूदा हुकूमत को किया, यह शहबाज शरीफ साहब का मानना है। और फिर ख़बरें यहाँ भी आ रही हैं कि उन्होंने कोई नेशनल गवर्नमेंट की भी बात कर दी है और उन्होंने कहा मफाहमत मजामत नहीं, हमें शफाफ इंतखाबात चाहिए। ये क्या था जो कल सारा कुछ आपने देखा और ये किस सिमत में जा रहा है कि लॉन्ग मार्च भी करेंगे, लोग भी निकलें, कि क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप इसका? देखिए, अगर 1 मिनट मुझे दे दें, जो पहले बात हो रही थी मैं उसमें एक वजाहत दे दूं, फिर मैं आपके इस क्वेश्चन पे भी आ जाता हूं। अभी तक जो मैंने बताया कि 9000 लोग कल तक आए हुए थे, उस 30 मुल्कों की नेशनैलिटी के लोग हैं जो अपने चले गए हैं वहां पे। जो लोग अफगानी हैं जिन्होंने अमेरिका जाना है, नेशनैलिटी लेनी है, उनको कतर में डंप किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है हमें प्रॉब्लम पूरी तरह समझ लेनी चाहिए ताकि आप कोई गलत रुख ना उसका पेश करें, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन जब लोग हमारे सुनते हैं तो उन तक एक गलत पैगाम जाता है। 30 मुल्कों के लोग हैं जिनको इवैक्यूएट किया गया और वो 9000 के करीब जो कल तक थे, अभी मैंने जैसे कहा 3-4 हज़ार इससे ज्यादा और आने वाले हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये इंटेलिजेंस एजेंसीज मेंटेन कर रही हैं, इनका रिकॉर्ड वगैरह और इनकी तादाद और इनका जाना आना। मैंने फिगर्स भी इंटेलिजेंस एजेंसी से लिए हैं, मैंने अपनी तरफ से नहीं दिए, लिहाजा मेरा ख्याल है हमें थोड़ा मोहतात रहना चाहिए इस चीज के ऊपर, बिला वजह एक इशू ना इसको बनाएं। अब जो PDM की आप बात कर रहे हैं, PDM एक मैं समझता हूँ मायूस लोगों का एक इस वक्त प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है। पहले भी आपने देखा इनकी कारकर्दगी जो कुछ कर चुके हैं। अब रह गए 2 साल। आपको पता है कि PMLN की लीडरशिप ने वादे कहा था कि जी अब हम इस हुकूमत को हटाना नहीं चाहते, इसलिए कि इनको बहाना न मिल जाए, कल ये कहेंगे कि हमें पूरा वक्त मिल जाता तो हमने तो ये कर देना था, वो कर देना था। बिल्कुल ठीक है। लिहाजा ये अब एक एक्टिविटी है जो मौलाना बेचारे अपने आप को थोड़ा बहुत अहमियत समझ लेंगे, अपने आप को अहम समझेंगे, आना जाना लगा रहेगा। उसके अलावा और मैं नहीं समझता कि इनके अंदर कोई दमखम या कुछ कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी को उन्होंने गंदा करके एक तरफ कर दिया और पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में इनका साथ नहीं देगी। उनका अपना एक इंटरेस्ट है, उनकी अपनी एक गवर्नमेंट मौजूद है जिसको वो चलाना चाहते हैं। तो इस वजह से मैं कोई इतना इनसे इनकी जो कुछ इन्होंने कल बातें की हैं वो उस पर मैं कोई बहुत ज्यादा एजिटेटेड या बहुत ज्यादा कोई आप कह लीजिए कि कोई परेशान नहीं या कोई मुझे जोश नहीं कि इस पे बाकी कुछ आगे आने वाला नहीं, कुछ नहीं। दूसरी बात यह है कि जो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमत का बड़ा साथ दिया, देखिए बात यह है कि PMLN की गवर्नमेंट और PPP की गवर्नमेंट दो जो गुजरी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान हर रोज कहा जाता था कि ये जरदारी साहब की हुकूमत जो है वो कल जा रही है, सितंबर में जा रही है, अक्टूबर में जा रही है, कुछ नहीं हुआ। तो एक मीडिया क्रिएटेड हाइप थी जो उस दौरान में की गई। एक मेमो गेट वाला किस्सा निकला जो कि दुरुस्त था। आज जरदारी साहब खुद कहते हैं कि हुसैन हक्कानी गद्दार था जो भागा हुआ है, तो गद्दार को उन्होंने खुद लगाया था वहां पे अपने मामलात के लिए, उसने गलत काम किए, आज भी कर रहा है, वो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उसके अलावा वहां कुछ नहीं हुआ। इसी तरह PMLN अगर नवाज शरीफ 5 साल उस पार्टी ने हुकूमत पूरी की, एक नवाज शरीफ साहब जो 6 महीने पहले निकले या 7 महीने पहले निकले,
वो एक पानामा का केस था जो बाहर से आया, वो किसी ने तो नहीं खड़ा किया उनके लिए। और आज भी है, सब दुनिया जानती है कि जो दौलत की रेल पेल मियां साहब के पास है उसका वो हिसाब नहीं दे सके। ये मियां साहब ही थे जिन्होंने और उनकी बेटी ने जाली कागजात जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। किसी और ने किए होते तो अभी तक उसको वो जेलों में गल सड़ रहा होता। तो ये तो मियां साहब हैं, क्योंकि अदालतें भी काबू हैं तो ये कर सकते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं जी। तो मेरा ख्याल है कि ये इसी तरह बस ड्रामा चलता रहेगा। ये अपने 5 साल पूरे कर जाएंगे, फिर दुनिया हिसाब किताब इनका लेगी, आगे हुकूमत इनकी आती है या नहीं आती वो लोगों का काम है। बेग साहब, आप कैसे देखते हैं ये ऐसे जिस तरह जन साहब ने कहा ड्रामा चलता रहेगा, ये ऐसे ही है या ये जो इन्होंने कॉल दी है लॉन्ग मार्च होगा, सड़कों पे आएंगे, ये तो अब कोई ज़्यादा मोमेंटम के साथ चीज़ें बिल्टअप होंगी और कोई प्रेशर क्रिएट हो सकेगा इस गवर्नमेंट? मेरे ख्याल में सलान साहब पीडीएम में वो चीज़ तो अब नहीं रही। नेचुरली उसमें मौलाना साहब पहले दिन से चाहते हैं कि किसी तरीके से मैं इस गवर्नमेंट को ख़त्म करूं या इसके लिए मसाइल पैदा करूं। तो मैं समझता हूं कि कोई रेलिवेंट नहीं है लॉन्ग मार्च भी और एहतजाज भी जब तक आप आवाम के मसाइल और अवामी इश्यूज के ऊपर बात नहीं करेंगे, जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, सोशल इश्यूज हैं। उसके अलावा कोई भी शख्स मैं नहीं समझता इनके लॉन्ग मार्च के लिए निकलेगा या इनका साथ देगा। और वैसे भी देखिए अब टाइम कम है, लोग ये समझते हैं कि जैसी तैसी भी तरीके इंसाफ ने गवर्नेंस की, गवर्नमेंट की, हुकूमत की, इनको अब अगले इलेक्शन में ही, जब भी ये होते हैं अगले साल होते हैं या 2023 में होते हैं, तो उसी में मुकाबला किया जाए। लेकिन उन्होंने जो कल जलसे में स्पीचेस की या जिस तरीके का जलसा था, ठीक है, ये एक हेल्थी एक्टिविटी है अगर ये करना चाहें, लेकिन गवर्नमेंट को उससे कोई, मैं समझता हूँ, नुकसान या खतरा नहीं है। अब जहां तक बात है एस्टेब्लिशमेंट की, देखिए एस्टेब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की है, सरकार भी पाकिस्तान की है। देख रही है कि जो हुकूमत है सिविलियन साइड पे, वो किस तरीके के रिलेशनशिप और कितना अकोमोडेट करती है। अब जहां नवाज शरीफ साहब का जिक्र था, वो जब भी आते हैं या तो वो सारे जर्नैल, ये फौज गलत थी या मियां साहब गलत थे, हमेशा उनकी लड़ाई हो जाती है। तो आपने इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री आपने अपना बिहेवियर भी देखना है। सारा कसूर एक साइड का नहीं हो सकता, दोनों साइडों में कोई ना कोई फॉल्ट होता है। बिल्कुल अगर दो चलें तो हुकूमत चलती है और वो चल रही है। राना साहब, सर आपकी क्या राय होगी? और शेख रशीद साहब तो कहते हैं दुनिया के हालात समझने की सलाहियत ही नहीं है। ये एक और मैंने कहा एडिशनल चीज़ आपको बता दूं, तो ये ना तो यहाँ के मामलात समझ रही है ना बाहर के मामलात समझ रही है, बिल्कुल है ही नहीं किसी तीन तेरह। फिर ये कहते हैं ये अगले 7 साल भी ऐसे ही करते नजर आएंगे। वो शेख साहब से ज्यादा तो हालात कोई नहीं ना समझता कि 8वीं धमाके हो रहे थे तो वो यूं ही भाग गए थे, और जब कुछ नहीं हुआ था वो वापस आ गए। जाहिर है वो तो सबसे ज्यादा छलांगे लगाना और फलांगना समझते हैं। उनकी बात पे क्या बात की जाए। हिज़्ब इख्तिलाफ अगर ये नहीं करे तो और क्या करें, मुझे बताएं। हिज़्ब इख्तिलाफ जलसे करती है, वो करने चाहिए। वो काम नहीं कर रहे और अभी करेंगे भी नहीं, कर सकते भी नहीं है शायद, जो उस वक्त धरने में हुआ था। अभी ये शहबाज शरीफ ने पहली दफा बात की है कि हम लाखों लोगों को लेके जाएं। आज उन्होंने ओके किया कि मैं अपने भाई की पॉलिसी के मुताबिक उस तरह ही चलता हूँ। मुझे मुफाहमत और मुजाहिमत से कभी कोई फायदा नहीं हुआ। जड़ा वतन भी हुआ, लांडी जेल में भी रहा, कोट लखपत में भी रहा और मुसलसल मैं उसी चक्कर में हूँ। कुछ न कुछ उन्होंने अपनी जुबाबंदी को खत्म किया है। आए हैं 3 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अच्छा है ना, हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर बात करता है, हुकूमत को जवाब देने पड़ते हैं। अगर ये काम होता रहे तो गवर्नमेंट कुछ न कुछ करने की पाबंद हो जाती है। बिलावल भुट्टो को भी निकलना पड़ा है लोगों में, देखे ना 13 साल से वो सिंध पे मुसल्लत है। इनके 3 साल को हम गा रहे हैं कि ये नहीं कर सके, तो 13 साल में जो तजर्बाकार सारे के सारे पुराने बैठे हुए थे, उन्होंने सिंध में कम से कम इन 3 सालों में ही उनको सोचना चाहिए था कि भाई अब बड़ा बुरा वक्त आ रहा है। लोग सोशल मीडिया पे पूछते हैं, दिखा रहे हैं कि सिंध में, कराची में कहीं पे भी कोई तरक्की नहीं हुई। तो अच्छी बात है कि हिज़्ब इख्तिलाफ का अगर कोई इत्तेहाद मौजूद है और वो निकला है, इनको निकलना चाहिए, मुसलसल आना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि इससे आम आदमी के लिए पीटीआई की गवर्नमेंट आगे आएगी और उसे करना पड़ेगा। वजीर आजम दिन में 4-4 इजलास करेंगे और इजलासों से आगे जाके अमली तौर पे देखे ना, आप 100 रुपए किलो अगर ऑयल बढ़ा दें और उसमें कहेंगे 15 रुपए की हम कमी कर रहे हैं, तो ये अच्छाई वाली बात नहीं है। चीनी अगर आप 60 रुपए से 105-7 रुपए पे ले जाएं और फिर आप दावा भी करें हम 70 पे लाएंगे और फिर आप सेल्स टैक्स 85 पे लें,
तो फिर नहीं हो सकता ना कि आप ये बात मान लें कि गवर्नेंस आपके बस में भी नहीं रही है। तो मिल बैठ के कुछ लोगों के लिए, जो शहबाज शरीफ की बात आपने कही थी, उन्होंने ये कहा था अगर हमें मौका मिला हुकूमत बनाने का तो हम कौमी हुकूमत बनाएंगे कि ये मुल्क अब इस तरह गवर्न नहीं हो सकता कि कोई अकेली पार्टी इसे चलाए। मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छी बात है, उसको सबको समझ लेना चाहिए और उस इशारे के ऊपर रास्ता बना लेना चाहिए। बिल्कुल सही, राइटली सेट। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।